हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि करंट अफेयर 2024 की क्लास में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इसका पहला पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूं, है ना। मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको शूट कर लिया था और मैं ये आपको आज अपलोड करवा रहा हूं। ये जो क्लासेस हमारी होगी इसमें 2024 का संपूर्ण करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं और इसके अंदर 2 या 3 वीडियो आपको मिलेंगे जिसके अंदर पूरा के पूरा करंट अफेयर 2024 का आपको कवर करवा दिया जाएगा। इसमें हम क्या बात करेंगे, तो हमने उन्हीं टॉपिक को शामिल किया जहां से ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वो फिल्म फेयर अवार्ड हो सकता है 2024 का, जहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2024। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, अंतरिम बजट और बजट के अलावा जो हमारा मेन बजट है उसको भी आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। विभिन्न सूचकांक रिपोर्टों की हम बात करेंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट, कौन कौन सी सूचकांक है, भारत की कौन कौन सी योजनाएं हैं, सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ पर हुए हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी में नई क्या तकनीकें आई हैं 2024 के अंदर, सम्मेलन समारोह कहाँ आयोजित हुए हैं। ये सारी की सारी बात आज हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत के विभिन्न नियुक्तियों से संबंधित। बड़े बड़े अधिकारी या पदाधिकारी जो हमारे यहाँ पे हैं वो कहाँ से आते हैं, उनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ और किस प्रकार से चीजें देखते हैं। देखिए, भारत सरकार के मुख्य पदाधिकारी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद भारत के अंदर है उनमें कौन कौन लोग वर्तमान में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले नाम आता है महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं सन 2015 से 2021 तक। वर्तमान में 25 जुलाई सन 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। और आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख करता है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और जिनको शपथ कौन दिलवाता है, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंदर आती है और उसे हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदया 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, ये पूछा जा सकता है 15वें क्रम की। और ये सारी की सारी क्लासेस आपको वनडे एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप कोई भी पेपर दे, एसएससी दे, एनटीपीसी दे, रेलवे दे, एसआई दे, एमपीएसआई दे, यूपीएसआई दे, यूपी पुलिस दे, कोई भी पेपर जो आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आप जाने वाले उस पेपर को देने, उन सब के लिए क्लास है। आप बिना टेंशन से इस क्लास को पढ़िए। इसमें पूरा करंट अफेयर पूरे साल का निचोड़ आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई सन 2014 को प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हैं। लगातार तीसरी बार भारत लगातार तीसरी, देखो 2014 में बने, ठीक है, 2019 में बने, अभी 2024 में फिर से बन गए। तो लगातार तीसरी बार, ठीक है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और वाराणसी लोकसभा सांसद चुने गए। तो अभी भी वाराणसी से ही लोकसभा के सांसद चुने गए। वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं और 7 अक्टूबर 2001 से लगा के 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इनका मूलतः जो संबंध है गुजरात राज्य से है। गुजरात राज्य के सीएम रहते हुए बहुत अच्छे काम इन्होंने किए थे और भारत के अंदर वर्तमान में ये इस पद पर हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीश धनखड़ साहब का संबंध राजस्थान से है, एक किसान परिवार से आते हैं। 14वें राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। और आप सबको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का पद भारत के अंदर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में देखा जाता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी ने काम किया है झारखंड के लिए राज्यपाल के रूप में। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जगदीप धनखड़ जी के बारे में, नाम याद रख लीजिए, उपराष्ट्रपति हमारे। अब आते हैं हमारे सीजीआई साहब पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी फेमस व्यक्ति हैं, बहुत चर्चित भी रहते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर भारत में सबसे प्रमुख अनुच्छेद 124 जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर स्पष्ट प्रावधान है कि भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस साहब होंगे। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ इनका नाम है। 50वें क्रम के, ध्यान रखिएगा 50वां नंबर है इनका, सीजीआई के रूप में है। और संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद और मुंबई में जज रह चुके हैं और वर्तमान में सीजीआई बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ठीक है, सीजीआई साहब को, इनके जो पिताजी थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अब हम आते हैं महान्यायवादी के ऊपर। महान्यायवादी जो है उनकी बात करेंगे। महान्यायवादी एक ऐसा पद होता है जो सरकार की पैरवी करता है। सरकार की पैरवी का मतलब है कि जब भी कोई केस आता है सरकार का, तो महान्यायवादी साहब उसकी पैरवी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी केस, कोई भी कानून सरकार ने बनाया और उस कानून को किसी ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, तो सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है वो महान्यायवादी साहब होते हैं। वर्तमान में आर वेंकटरमणी साहब हमारे महान्यायवादी हैं, मतलब भारत सरकार के महान्यायवादी हैं। और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद स्पष्ट रूप से उल्लेखित है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सम्मिलित हो सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये थे हमारे महान्यायवादी साहब। अगला आता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है, ये पद संवैधानिक नहीं है। वेंकट रमणी जो मैंने आपको बताया वो पद संवैधानिक है, उसके लिए अनुच्छेद दे रखा है। संवैधानिक पद का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में उसका कोई हिस्सा, उसका कोई पार्ट या उसका कोई अनुच्छेद दे रखा हो, तो उस पद को हम संवैधानिक पद कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल एक्चुअल में एजीआई अर्थात जो वेंकट रमणी साहब के बारे में हमने देखा, उनकी मदद करने के लिए पद बनाया गया है और इन्हें कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि सारे मामलों में वेंकट रमणी साहब नहीं जा सकते। ठीक है, जो जितने बड़े पद पर व्यक्ति होता है उसको उतना ज्यादा काम होता है, तो इनकी मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वर्तमान में हमारे कौन है सर, वो हमारे वर्तमान में है तुषार मेहता साहब। ठीक है, तो तुषार मेहता साहब के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तुषार मेहता एजीआई के सहायक के रूप में काम करते हैं और इसका जो उल्लेख है संविधान में, इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं आपके एनजीटी के अध्यक्ष की। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये पर्यावरण मामलों से संबंधित शिकायतों को देखता है और इसको हाई कोर्ट की पावर प्राप्त है, यानी कि हाई कोर्ट की तरह ये काम करता है। एनजीटी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में प्रकाश कुमार सिंह है और एनजीटी की स्थापना प्यारे दोस्तों 2010 के अंदर की गई थी। और इसके अंदर आप पर्यावरण से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हो जनहित याचिका के अंदर। पर्यावरण से संबंधित मतलब मान लीजिए कोई फैक्ट्री लग रही है और आपको लगता है कि उस फैक्ट्री के लगने से बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान होगा, तो आप उसकी शिकायत एनजीटी में कर सकते हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के अंदर इसको बनाया गया था और ये एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, शब्द पर ध्यान देंगे। सांविधिक, सांविधिक का मतलब होता है कि सरकार ने कानून के द्वारा इसको बनाया है, लेकिन संविधान में इसकी कोई जगह वर्तमान में नहीं है। इसको कहते हैं एनजीटी। अब आते हैं राज्यसभा के प्रमुख लोगों के ऊपर। तो ये पुनः हम पढ़ रहे हैं एक बार। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी, और जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में हैं, राजनीतिज्ञ हैं और निर्वाचित हो चुके हैं 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। तो बात वही आप सबको पता होगा कि जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति भी होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा हमारे यहाँ पे अपर सदन है, अपर सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, और अपर सदन के अंदर ये लोग बैठते हैं। ठीक है, निचला सदन हमारे यहाँ लोकसभा को कहा जाता है, जिसका चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है 2024 के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की मदद से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से भारत के अंदर वर्तमान में सत्तारूढ़ है। ठीक है, राज्यसभा में उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं और सभापति के न होने पर यह काम करते हैं। वैसे एक पैनल भी होता है राज्यसभा के अंदर और वो पैनल काम भी करता है, मतलब जैसे कि आपके सभापति जी नहीं होंगे तो आपके जो राज्यसभा के उपसभापति वो काम करेंगे, वो नहीं होंगे तो इनके नीचे आने वाले लोग काम करेंगे। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा वर्तमान में उसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं और काफी समय से ओम बिरला जी हैं। ठीक है, यानी कि 2 बार थे। पहले 2014 में जब ये बीजेपी की सरकार बनी थी तब सुमित्रा महाजन जी को बनाया गया था लोकसभा का स्पीकर, जो कि इंदौर से सांसद थी। वर्तमान के बाद फिर 2009-14 के बाद 19 में आई सरकार तो ओम बिरला जी को बनाया गया और अभी 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है तो पुनः ओम बिरला जी को बनाया गया। ओम बिरला जी कोटा बूंदी से सांसद हैं और वर्तमान में राजस्थान के एक प्रसिद्ध नेता भी हैं।
ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर, इनको लोकसभा स्पीकर बनाया गया है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल जी हैं। वाणिज्य मंत्री वर्तमान में है, पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, अभी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में प्रतिपक्ष, देखो लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? मोदी जी खुद है ना, क्योंकि वो लोकसभा के अंदर ही तो जीत कर आए वाराणसी से, इसीलिए वो खुद है। तो राज्यसभा में भी तो सरकार की तरफ से कोई होना चाहिए, तो राज्यसभा में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल जी बैठते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का मुखिया सरकार की तरफ से पीयूष गोयल है, लोकसभा में मोदी जी खुद बैठते हैं, इसलिए वो खुद हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे निर्वाचन आयोग की। भारत में निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है, और आर्टिकल 324 के अनुसार भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव से लगाकर लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, और जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, सबको करवाने का काम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि बात की जाए तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हमारे हैं वो राजीव कुमार साहब हैं, और ये वर्तमान में है। ठीक है, देखो निर्वाचन आयोग में 3 लोग होते हैं, 1+2 होता है। एक जो हमारे साहब होते हैं वो मुख्य कहलाते हैं, बाकी जो 2 अन्य होते हैं वो मुख्य नहीं होते, वो अन्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त साहब है वो राजीव कुमार सिंह है। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार सिंह। ठीक है, राजीव कुमार सिंह, तो इनको थोड़ा सा वर्तमान में आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं केग की। केग हमारे यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध पद है, और भारत में यदि केग की बात की जाए तो केग भारत का एक वो पद है जो भारत के सभी हिसाब किताब को रखता है, यानी कि भारत सरकार का जो भी खर्चा वगैरह होता है उसका बजट के द्वारा क्या निकलता है, वो सारी की सारी बातें भारत के अंदर केग के द्वारा ही मैनेज की जाती है। ठीक है, तो भारत में केग का पद है गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में हमारे केग हैं। अनुच्छेद 148 के तहत इस पद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो केग का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 के तहत मिलता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे, वर्तमान में श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के मुख्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे प्रमुख व्यक्ति वर्तमान में है वो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कांग्रेस की तरफ से एक दलित नेता है, और ये कर्नाटक के गुलमर्ग वाले क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब इनको अपॉइंट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, चुनाव के द्वारा ये जीते हैं, और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो इस पद पर सत्तासीन हुए, मतलब पार्टी के अध्यक्ष बने। नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन बने? तो सुमन बेरी, नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष बने भैया सुमन बेरी। ठीक है, तो नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन बन गए? सुमन बेरी बन गए हैं, तो याद रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है, तो याद रखना ये प्रश्न पूछा जाएगा सुमन बेरी जी के बारे में। और प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं, और कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं भारत के अंदर, आज सारी की सारी प्रमुख नियुक्तियों को अपन देख रहे हैं। लोकपाल भारत के अंदर एक पद है, और लोकपाल बिल जो भारत सरकार लेकर आई थी सन 2013 के अंदर लेके आई थी, आप सबने अन्ना हजारे आंदोलन सुना होगा, अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर ये लेकर आई थी। और लोकपाल का जो बिल है वो नवनियुक्त लोकपाल भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, पिनाकी चंद्र घोष ये प्रथम लोकपाल थे, और वर्तमान में जो हमारे लोकपाल हैं ये वर्तमान में नए लोकपाल जी हैं। ठीक है, तो पहले लोकपाल अगर पूछे तो पिनाकी चंद्र घोष है, और अभी जो हमारे लोकपाल है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो लोकपाल अधिनियम 2013। अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो है समीर वी कामत, इनका बस नाम याद रख लेना। डीआरडीओ के प्रमुख है समीर वी कामत। 2024 में कौन कौन सी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं। सीडीएस के प्रमुख बनाए गए हैं। सीडीएस प्रमुख मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पद पहले नहीं होता था, मोदी गवर्नमेंट इस नए पद को लेकर आती है, इसके पहले ऐसा कोई पद नहीं होता था। ठीक है, तो सीडीएस पहले हमारे जनरल विपिन रावत साहब थे, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी, आप सबको पता होगा। तो बालकोट स्ट्राइक के दौरान डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सीडीएस साहब ये, है ना, और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी ये रह चुके हैं, और इनका नाम है अनिल चौहान। तो वर्तमान में हमारे जो सीडीएस हैं उनका नाम है अनिल चौहान जी, और अनिल चौहान जी भारत के अंदर बालकोट एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें रह चुके हैं। ठीक है,
तो इन्हें नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है। क्या चुना गया है? नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये पद जो है ये काफी फेमस पद रहा है। और सीडीएस का मतलब होता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन सब का प्रमुख जो होगा वो इनको रिपोर्ट करेगा और ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अब काम हमारा शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, बीसीसीआई का अध्यक्ष जो है वो रोजर बिन्नी साहब बीसीसीआई के अध्यक्ष है। लेकिन अब आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे एक कोच, नए कोच नियुक्त किए गए गौतम गंभीर जी, उनको अब नियुक्त किया जा चुका है। लेकिन ये बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो गौतम गंभीर हमारे नए कोच बन गए और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके रोजर बिन्नी साहब। आईसीसी के अध्यक्ष चेंज हुए हैं। आईसीसी के अध्यक्ष अभी वर्तमान में बन गए हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी। ठीक है, तो गौतम गंभीर हमारे मुख्य कोच नियुक्त हो चुके हैं भारत के खिलाड़ियों के, और रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है बीसीसीआई के। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। भारत के अंदर गेम्स को, क्रिकेट को जो संचालित करता है पूरी तरह से, वो बीसीसीआई करता है। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं बिन्नी, इनको याद रखेंगे। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। देखिए, कैबिनेट सचिव का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है। जैसे आपने पंचायत में देखा होगा, पंचायत जो होती है भारत के अंदर गांव में, उसमें एक तो सरपंच साहब होते हैं, है ना, और एक सचिव साहब होते हैं जो प्रमुख होते हैं। सरपंच साहब तो राजनीतिक प्रमुख है, चुनाव से आते हैं। सचिव साहब की नौकरी होती है। ऐसे ही भारत में राजनीतिक प्रमुख जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, तो एक व्यक्ति ऐसा भी होगा ना जो स्थायी होगा, सरकारी होगा, तो वो होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा पद है जो प्रधानमंत्री के साथ रहता है। आ रही बात समझ में? तो कैबिनेट सचिव भारत में राजीव गौबा जी हैं और ये भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। जितने भी अधिकारी आपके दिमाग में होंगे, जितने भी कर्मचारी आपके दिमाग में होंगे कि यार ये इतना बड़ा अधिकारी है, ये उन सबके पिताजी हैं, ये समझ लीजिए। ये बॉस है ना, द बॉस कह सकते हो आप इनको। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा पद है, इसके ऊपर कोई प्रशासनिक पद नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं आईएएस बन के कैबिनेट सचिव से भी बड़ा बन जाऊं, तो इनके ऊपर कोई पद नहीं है। आ रही बात समझ में? अब आपको सर कैसे बनते हैं, तो सरकार के साथ ट्यूनिंग सही साट होनी चाहिए। आईएएस का पद आपके पास होना चाहिए और आप बहुत कम उम्र में अगर आईएएस बन गए तो आप कैबिनेट सचिव पद पर पहुंच सकते हो। ईडी प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में प्रमुख है राहुल नवीन, काफी चर्चित रहता है ईडी, आप सबको पता होगा। ये कार्यवाहक प्रमुख है ना, तो राहुल जी को याद रखेंगे, राहुल नवीन। राहुल नवीन, राहुल नवीन जो है ये प्रवर्तन के प्रमुख है। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करते हैं, प्रवीण कुमार सूद। प्रवीण कुमार सूद, ठीक है, प्रवीण कुमार सूद, यह अभी लेटेस्ट के दौरान है। ठीक है, प्रवीण कुमार सूद सीबीआई के डायरेक्टर हैं। ध्यान रखना, सीबीआई से प्रश्न पूछा जा सकता है और ईडी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी चर्चित ये रहते हैं। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। सीबीआई की स्थापना दिल्ली अधिनियम के द्वारा की गई थी और इसे सीबीआई को क्या कहा जाता है? आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो के रूप में से जाना जाता है और प्रवीण कुमार सूद इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एक ही हमारे यहाँ पे सेंटर विजिलेंस कमीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 1964 में इसकी स्थापना की जाती है, मतलब किसकी? सीवीसी की। सीवीसी की स्थापना 1964 के अंदर होती है और सन 2003 के अंदर इसको एक्ट के रूप में बना दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग की। अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे हम एसटी आयोग कहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 338 ए इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख करता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हर्ष चौहान जी हैं और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। तो जो भी हमारे यहाँ पे आयोग होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। तो इनको याद रखेंगे, हर्ष चौहान जी हैं। 338 ए के अंदर ये आयोग आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एससी आयोग है और इसके जो अध्यक्ष है किशोर मकवाना जी हैं। आर्टिकल 338 के अंदर एससी आयोग का जिक्र है, 338 ए के अंदर एसटी आयोग है और 338 बी के अंदर ओबीसी आयोग है। ठीक है सर, तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना, आर्टिकल 338 किशोर मकवाना याद रखेंगे। बाल आयोग, ये संविधान में नहीं है, ये सांविधिक संस्था है। इसके लिए सरकार ने 2005 में अधिनियम बनाया था और इस अधिनियम के द्वारा
इन लोगों की इस आयोग की जो है स्थापना की गई। ठीक है, तो प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष है। 2005 में अधिनियम बनाया गया था और आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। आयोग की स्थापना 2007 में। कार्यकाल होता है 3 वर्ष 70 वर्ष। ठीक है, 3 साल हो जाए पूरे या 70 वर्ष की उम्र हो जाए तब तक इनको पद पर रखा जाता है। और जो आपका बाल आयोग है उसके अंदर 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष आप नहीं बन सकते। ठीक है, ये तो हो गई आपके बाल आयोग की बात। अब बात करते हैं सेबी की। सेबी के अंदर वर्तमान में जो प्रमुख है माधवीपुरी पूछ है, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये अपने फायदे के लिए यूज करती हैं सेबी के अंदर अलग अलग कामों को। 12 अप्रैल सन 2088 को सेबी की स्थापना की जाती है और वर्तमान में माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, ध्यान रखना रेलवे भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और रेलवे भर्ती बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ मैडम है जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा। इसरो की बात करते हैं। इसरो में वर्तमान में ए सोमनाथ जी पद पर आसीन है और 1969 के अंदर इसरो की स्थापना की जाती है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो क्लास हो रही है एनटीपीसी रेलवे, साथ ही साथ एसएससी, साथ ही साथ आरपीएससी और बिहार पीएससी के जो आगामी पेपर है उनके लिए आयोजित हो रही हैं। साथ ही साथ यूपी पीसीएस का पेपर भी होने वाला है, उसके लिए भी ये आयोजित हो रही है। ये क्लासेस में 2024 के पूरे करंट अफेयर की मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों ने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी अपने मित्रों के साथ करें, लाइक भी करें, क्योंकि इस क्लास का रिस्पॉन्स ही बताएगा कि हम आगे किस प्रकार से आपके साथ जुड़ पाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और एनटीपीसी की जो स्टैटिक जीके की क्लास है मेरी 4 बजे होती है परफेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर शाम को, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर में अपने इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, जबकि स्टैटिक जीके में उस वाले चैनल पे पढ़ाता हूं, तो वहां पर भी आप जाके देखें। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथन और स्थापना 1969 के अंदर होती है बेंगलोर के अंदर। ठीक है, आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा है, पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा। भारतीय जो ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, याद रखेंगे। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई के जो वर्तमान में हमारे चेयरमैन साहब कह सकते हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब आप इनको कह सकते हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें क्रम के हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। तो शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर है। याद तो होगा आपको, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आता है जब भी उसको रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में कम ज्यादा चीजें करना होती है। ठीक है, एसबीआई की बात करें, एसबीआई के जो प्रमुख हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के प्रमुख है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है एसबीआई। ठीक है, चले। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया गुतरेस इनका नाम है। ये पुरुष है, महिला नहीं है, एंटोनिया गुतरेस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारा यूएनओ बॉडी है, जो पूरे विश्व के देश इसके सदस्य होते हैं, अलग अलग देश, तो उसके अध्यक्ष यूएनओ के आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनिया गुतरेस। महासचिव है, अध्यक्ष नहीं, महासचिव पद होता है, काफी प्रमुख पद होता है। एंटोनिया गुतरेस इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चल क्लास को शेयर करेंगे आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ। एसएससी जीडी एनटीपीसी पूरे साल का निचोड़ 2024 का एक प्रकार से क्विक आपको दे दिया गया है, ताकि पूरे साल का करंट अफेयर आप अलग अलग संस्थाओं से न पढ़े, एक ही जगह पे पढ़ ले, एक ही पीडीएफ पढ़ ले। कोई मैगजीन नहीं खरीदना है, किसी का कोर्स नहीं खरीदना है, पूरी चीजें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। बस आपका काम होगा पढ़ने का, लोगों के साथ इस बात को शेयर करने का, इस नोट्स को अपने पढ़ने का। बार बार टेलीग्राम पे नोट्स में डलवाऊंगा। टेलीग्राम जो है परफेक्शन एकेडमी नाम से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसमें 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए होंगे, तो टेलीग्राम पे आपको ये चीज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, अभी आप मेरे साथ जुड़े, प्रतिदिन हम 2024 के इस करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। आइए आगे की बात करते हैं। आईएमएफ 2024, क्रिस्टानिला जार्जीवा इनका नाम है, प्रबंधक निदेशक है आईएमएफ की, प्रबंधक निदेशक आईएमएफ क्रिस्टानिला जार्जीवा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब देखिए कुछ प्रमुख रक्षा उपकरण भारत सरकार ने खरीदे हैं, कहां से खरीदे हैं और क्या क्या इनके अंदर है। चिनूक हेलीकॉप्टर, ये निर्माता कंपनी, इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखना अमेरिका इसकी निर्माता कंपनी है। चिनूक हेलीकॉप्टर किसने बनाया? अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, उसने इसको बनाया है। इसके वजन की बात करें तो 11 टन वजनी होता है और 15 पुली लाइडेड इसमें जो होते हैं जवान आप ले जा सकते हैं। मेरे पीछे आपको अगर वीडियोस नहीं दिख रहा हो, इसका कंटेंट नहीं दिख रहा हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। अपन इसको जब आपको टेले उसमें देंगे पीडीएफ में, तो आप वहां पे इसको बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर M77 अल्ट्रालाइट जो है इसके नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं राफेल की। राफेल जो है, राफेल जो है ये आपके फ्रांस से लिया गया, ये प्रश्न एनटीपीसी पूछ चुका है। और द साल्ट एविएशन, द साल्ट एविएशन नामक कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। ठीक है, तो जो चिनूक है वो अमेरिका का है और राफेल जो है वो आपके कहाँ का है? फ्रांस का है। ठीक है, अब बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की। ये सारे रक्षा उपकरण है हमारे देश के, दुनिया की उन्नत तकनीक से लेस होने के साथ साथ नाइट विजन सेंसर से भी लेस है। जीपीएस गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है और इसकी जो निर्माता कंपनी है वो भी अमेरिका है। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, जिसके अंदर हमने पहली कंपनी के बारे में देखा था जिसका नाम है चिनूक। ये चिनूक हवा भी चलती है अमेरिका के अंदर, और चिनूक हवा जो है ये रॉकी माउंटेन के आसपास चलती है, इसीलिए इसका नाम चिनूक रखा गया। बोइंग कंपनी ने इसे बनाया है। राफेल फ्रांस की कंपनी, एक कंपनी है द साल्ट एविएशन, उसने बनाया है राफेल को। ये राफेल ऐसा दिखता है, फोटो भी लगा हुआ है। अपाचे हेलीकॉप्टर कुछ इस प्रकार से दिखता है और इसमें जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहुनाल रॉकेट सिस्टम मोचक है और ये भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास का काम भी करता है। ठीक है सर, और इसका जो संबंध है वो पिनाक, जो शब्द है वो पिनाक है, और पिनाक का मतलब शिव का धनुष होता है, इसलिए इसका नाम पिनाक रखा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में चीता पुनर्वास परियोजना भारत सरकार की चल रही है, इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। आज आप ये वीडियो देख लीजिए, कल शाम का इसका वेट कीजिएगा। सेकंड नंबर का वीडियो आपके अंदर आ जाएगा। 2 से 3 क्लास के अंदर पूरे के पूरे 2024 का गर्दा उड़ा दिया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, क्लास को फीडबैक जरूर करें, कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का, नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आप लोग परफेक्शन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ स्टैटिक जीके में पढ़ा रहा हूँ शाम को 4 बजे। यहाँ पर मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हमारे परफेक्शन एकेडमी के, वहां पर आपको इन सभी कंटेंट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और भी बहुत शानदार चीजें मैं आपके एग्जाम्स के लिए करने वाला हूँ, क्योंकि आपका जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है मैं आप सबके लिए बहुत बेहतरीन चीजें करने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ। बस आप क्या करना है, आपको इस क्लास का फीडबैक देना है, क्लास कैसी लगी करंट अफेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।